बहू का तकिया कलाम। सिद्धि की एक आदत थी। उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है। तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है। चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्धि की बात बिना सर पैर की लगती है। वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया, वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार, क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप! आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना। सासू माँ, आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप। अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला, या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ, सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी, लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर करके थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी, लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार, वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग
सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार, पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझकर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे? कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप? कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप कोई है, कोई स्टॉप। लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुँचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ। स्टॉप। डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी। बहू के पलटते ढंग। पुणे में रहने वाली शीना की ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे। इस वजह से घर में ज्यादा काम नहीं होता था, तो वो दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। लेकिन उसके बाद वो बोर हो जाती। इस वजह से उसने शिनचैन कार्टून देखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार पर इतना इफेक्ट करता गया कि वो खुद भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है। एक रात डिनर करते हुए, अरे बहू, जरा अचार तो देना। ओहो ससुमा, अब से इतना काम भी नहीं होता। इस तरह तो आप जल्दी जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। अरे शीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये शीना का शिनचैन स्टाइल है। ऐसा बोलकर शीना वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शीना सबके उठने से पहले ही घर का काम खत्म करके कार्टून देखने बैठ जाती है। अरे वाह बहू, कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। बस भी कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। ओफो, तुम और तुम्हारे शिनचैन का भूत, जाने कब नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगी। मॉम, आप तो बस मुझसे जलती रहती हैं। आपको क्या पता मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा छोड़िए, अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारी मुश्किल लाइफ। शीना शॉपिंग करने मार्केट पहुँच जाती है, जहाँ उसे जय के ऑफिस की एक लड़की मिलती है। हेलो, आप जय की वाइफ है ना?
हेलो, मेरा नाम शीना है। मैं 26 साल की हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शिमला जा सकती हूँ। हाँ। शीना की बात सुनकर लड़की आगे कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। कमाल है, आजकल के बच्चों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना आता ही नहीं। शीना शॉपिंग करके घर वापस आती है, जहाँ सास और जय साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैं कितने मतलबी लोगों के बीच रह रही हूँ। एक छोटी प्यारी बच्ची के बारे में सोचे बिना सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, खा लो। आइसक्रीम, मैं आ रही हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। अभी तक तो घर में सारे लोग शीना की हरकतों से परेशान हो चुके होते हैं। एक शाम उनके घर पड़ोस के अंकल आते हैं, जिन्हें देखते ही शीना बोल पड़ती है। हेलो अंकल, आज आप यहाँ? ये कह रही है आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर शीना की सास उसे लेकर रसोई में चली जाती है। अरे वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, उनकी इंसल्ट तो मत करो। आपको तो बस अपनी ही खुशी दिखाई देती है। शीना के ऐसे बोलने पर सास हैरान रह जाती है और शीना बाहर आकर अंकल से कहती है। तो अंकल, आज आप क्या लेने आए हैं? या फिर बस सासू माँ को देखने का बहाना चाहिए? वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पूरा समय मुझे डांटती रहती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। अंकल हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैं। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे शीना, इतना झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हें खाना नहीं दिया? अरे ऐसा बोलोगी तो तुम्हें आज रात का खाना सच में नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची पर जुल्म करती है। आप मुझे अपने घर ले चलो अंकल। इस तरह दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देख अंकल तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुप ही नहीं होती। रात को जय के घर वापस आने पर सास उसे शीना की सारी बात बताते हुए कहती है। अरे इसके सर से कार्टून का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। मौका या वक्त कुछ देखती ही नहीं, बस बकवास शुरू कर देती है। बात तो आपकी सही है, पर क्या करेंगे? अरे कार्टून देखकर ऐसी बनी है तो इसकी कार्टून ही बंद कर दो। हाँ, कार्टून बंद करके कुछ समझदारी वाली चीजें दिखाते हैं। जियोग्राफी दिखाना शुरू कर दूं ना, क्या पता कुछ अकल आ जाए। हाँ, नाइस आइडिया माँ। इस पर जय केबल टीवी पर ज्योग्राफी छोड़कर बाकी सारी चैनल बंद करवा देता है, पर शीना भी किसी से कम नहीं होती। ओहो पतिदेव, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। शीना मोबाइल पर YouTube ऑन करके उस पर शिनचैन देखने लगती है। शीना की इस स्मार्टनेस को देखकर जय तो बेचारा सर खुजलाता ही रह जाता है। हमने इसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब क्या करें माँ? अरे इंटरनेट बंद करवा दे बेटा। शीना को कार्टून की दुनिया से बाहर निकाल वापस इंसान बनाने के लिए अब जय इंटरनेट भी बंद करा देता है, जिससे शीना परेशान हो जाती है। सब मेरी खुशी से जलते हैं, पर अब क्या करूं? शीना सोच में पड़ जाती है, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, जिस पर मजबूरी में वो ज्योग्राफी देखना शुरू कर देती है। हाँ, लगता है अब कुछ ही दिनों में इसके सिर से शिनचैन का भूत उतर ही जाएगा। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। दिन बीतते हैं और घर में सब शीना के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शीना टीवी में ऐसी खो जाती है कि उससे पूछे सवालों का हाँ या ना के अलावा और कुछ जवाब ही नहीं देती। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है, तो सब्र का बांध तोड़ते हुए जय टीवी बंद कर खुद ही शीना से बात करने बैठ जाता है। क्या बात है शीना, पहले तुम ज्योग्राफी देखने को तैयार नहीं थी और जब देखने बैठी तो इसके आगे किसी चीज की कोई सूध ही नहीं, ना किसी से बात करनी, ना घर का कोई काम। अरे माँ कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? अभी भी तुम्हारे सर से शिनचैन का भूत उतरा कि नहीं? जब मादा भालू नर भालू से बात नहीं करती तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल यही हरकत करते हैं। तुम नर भालू हो। शीना के ऐसा बोलते ही जय और उसकी मम्मी एक दूसरे की तरफ देख सर पकड़कर बैठ जाते हैं।
वकील बहू। जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर। टोक दिया ना, अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है, भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा, ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया आई पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ, फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है, पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है।
इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहुरानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। बड़बड़ाती जिठानी। सिम्मी की शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है, जहां उसके पति राकेश के चाचा चाची भी साथ रहते थे। उनकी बहू मेघा सिम्मी की जिठानी लगती थी। अरे मेघा, राकेश आ गया है, उसका खाना लगा दे बेटा। हाँ माँ, बस वो चेंज कर ले, मैं खाना लगा दूंगी। सबके कमरे में जाने के बाद सिम्मी और राकेश साथ खाना खाते हैं, जिसे देखकर मेघा को जलन होने लगती है। अरे सिम्मी, हमारे घर में पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें राकेश ने बताया नहीं क्या? सिम्मी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है कि मेघा सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची जी, राकेश भैया तो सीधे हैं, कछु नहीं बोलते, कछु नहीं समझते, लेकिन आप तो सयानी है ना। अब देखिए, साथ बैठकर खाती है भैया के। कुछ झूठा मीठा उसका भैया के पेट में चला जाए तो सिम्मी को तो पाप लगेगा ना, पाप। सिम्मी मेघा की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, सिम्मी, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो साथ चलो। मेघा राकेश की बात सुनती है और सीधे सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, अरे चाची। अरे मेघा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसा ठीक है? राकेश भैया मुंबई जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे सिम्मी, पता चला है कि राकेश मुंबई जा रहा है। ना बेटा ना, वो नहीं जा सकता। अरे माँ, उन्हें ऑफिस के काम से जाना था, लेकिन आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके में शादी है, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। सिम्मी समझ जाती है कि मेघा ने सास के कान भरे हैं। वो सास से कहती है, माँ जी, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं। आप तो जानती ही हैं कि शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ घुमाओ। सास वहां से चली जाती है। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी मेघा आ जाती है।
गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? सिम्मी को मेघा पर नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैं और राकेश हनीमून के लिए मसूरी जा रहे हैं ना। का हनीमून? हाँ हनीमून। क्यों? हनीमून के लिए तो पति पत्नी ही जाते हैं ना, तो मैं और राकेश जा रहे हैं। मेघा भागकर सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में तुम लोगों जितना सीधा परिवार तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और सुरेश तो कभी अकेले नहीं गए। हाँ भाई, हम तो परिवार में ही अच्छे, बड़ों के बीच, ऊपर से खर्चे है भगवान। अरे चाची, पहाड़ी इलाका है, कुछ हो गया तो। सास सीधे सिम्मी को बुलाती है, लेकिन सिम्मी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। बस मेघा दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे तो अपने घर में रखिए ना सारे कायदे कानून। आपकी सास खुद खाना बनाती है क्योंकि आप यहाँ आकर मेरी सास के कान भरती हैं। आपका पति हमेशा खुद खाना लेकर खाते हैं क्योंकि आप मेरे घर में ये देखने के लिए बैठी रहती हैं कि मैंने और राकेश ने साथ खाना खाया तो खाया कैसे। मेघा दीदी, आप अपने घर और घर वालों का ख्याल रखिए। मेरे घर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने सास और पति को संभाल लूंगी। मेघा चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राकेश वहां आ जाता है। सिम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था। हाँ राकेश, तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आकर इसे खराब करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। सास सिम्मी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। सिम्मी और राकेश घूमने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दरवाजे में मेघा और उसके पति खड़े होते हैं, वो भी सामान लेकर। अब छोटे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं तो हम काहे नहीं? अरे भाभी, तो आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घर में ताक झाक करके बिताने से अच्छा हो मौज करके ही बिताओ।